अगर आपको पता चले। कानपुर देहात का मड़ौली गांव, जहां पे दो लोग झोपड़ी में जलकर कोयले के कंडे में तब्दील हो गए और प्रशासनिक अमला देखता रहा। और ये सब किसकी आड़ में हो रहा था? वहाँ पर यूपी का मशहूर को यहाँ पे बार बार अंडरलाइन किया जाना चाहिए, कोट अनकोट और एयर कोट्स के साथ कहा और लिखा जाना चाहिए, मशहूर बुलडोज़र मॉडल जो है वो वहाँ पर एक्ट कर रहा था। लेकिन उसी समय घटना है कि झोपड़ी में दो लोग जल के ख़त्म हो गए, एक माँ और एक बेटी। लाशों की जो फ़ोटोज़ हमारे सामने आई वो इतनी भयावह थीं कि हमें बार बार उन्हें कॉशन नोट्स के साथ लोगों को दिखाना पड़ा, साझा करना पड़ा। तो जिस बुलडोज़र की बार बार बात होती है, जिसका जिक्र बारहा किया जाता है आज की पॉलिटिक्स में, जिसको लेकर तमाम दावे और तमाम काउंटर अटैक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के केंद्र में है। 2022 में जब योगी सरकार रिपीट होती है यूपी में, तो लखनऊ के सेलिब्रेशन में बार बार बुलडोज़र का मुकुट पहने लोग नाचते दिखाई देते हैं भीड़ में। ये मॉडल क्या इतना अमानवीय और इतना क्रूर है, जहाँ पे दो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जा रही हैं, और लेकिन लोगों को ये लगता है कि बुलडोज़र का डीजल है, उसे कुछ गिरा कर ही खपाना पड़ेगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस सत्र में। हमारे साथी रणवीर, जो इस ग्राउंड को इस पूरे मामले को कवर करने ग्राउंड पे मौजूद थे, हमारे साथी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद प्रधान, सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर और राजनीतिक विश्लेषक हो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील देश रतन निगम जी। आप सभी लोगों का नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं रणवीर जी का सबसे पहले रुख करूंगा, क्योंकि वो ग्राउंड सर होकर आए हैं और वो स्थितियों को ज़्यादा चश्मदीद तरीके से देख सके हैं। रणवीर, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे कानपुर में देहात के मड़ौली गांव में? कब क्या कैसे अनफोल्ड होता है, प्लीज थोड़ा बताएं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मड़ौली गांव की जो ज्योग्राफी है उसको समझिए कि एक रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक की दाईं तरफ पूरा गांव बसा हुआ है। इस गांव में ही ये जो दीक्षित परिवार है ये रहता था। इनका घर बहुत छोटा था, इनके पास जानवर थे और जानवर रखने की जगह नहीं थी। तो इनके पुश्तैनी एक कब्जे की जमीन थी, जिसको गांव में पट्टे की जमीन कहते हैं, जहां पे पूर्वजों ने कभी अपना बगीचा बना लिया, वो जगह थी। अब पूरा गांव इस बात को मान रहा है कि ये जो पट्टे की जगह है ये इनके पूर्वजों की थी, पेड़ वगैरह इन्होंने लगाए थे। तो जानवर चूंकि रखने थे, और वो जो जानवर है उनको रखने के लिए ये लोग गांव से करीब बगीचे के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। और इन्हीं के जो पड़ोस में इनके पटीदार हैं, तो गांव में आप देखते होंगे आम झगड़ा चल रहा है, तो उन पटीदारों ने जो शिकायत की, उस शिकायत के बाद प्रशासन ने वहां जाकर के पिछले महीने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद जब ये लोग न्याय मांगने गए तो उस टाइम भी इनके साथ बदसलूकी हुई, भगा दिया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। एक झुग्गी थी, कच्चा निर्माण था, अस्थायी निर्माण था, वहां पर उसको अतिक्रमण मानकर इतनी जरूरी कार्रवाई करनी हो गई कि एक महीने में दो बार ये लोग पहुंच जाते हैं। तो क्या पूरे जिले में अतिक्रमण और कहीं नहीं हुआ, सिर्फ यही जगह थी? और अगर वो घर के अंदर दोनों महिलाएं मौजूद थी तो इस किस बात की हड़बड़ी थी कि उनको बिना वहां से निकाले उस झुग्गी को गिरा दिया गया? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जो जांच का आदेश हुआ है उस जांच की रिपोर्ट में आएगा, और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी जरूर चाहिए। क्योंकि अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो बदमाशी स्थानीय अधिकारियों की है ये निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। जी, मैं शरद जी के पास चलता हूँ। शरद जी, ये जो पूरी प्रक्रिया दिख रही है, इस प्रक्रिया में मेरे साथ एक बतौर पत्रकार, एक बतौर रिपोर्टर, मैं इसको लेकर थोड़ा सा एक जिस दृष्टि से सोचता हूँ मैं वो भी जाहिर करना चाहूँगा। जब हम दंगों में, जब हम तमाम हिंसाओं में जब बुलडोज़र की कार्रवाई देखते हैं तो वो कार्रवाई कितनी सही है इसकी बात होती है, कितनी संवैधानिक है, कितनी कानूनी है और कितनी ज़्यादा न्याय सम्मत है, हम इसको देखते हैं। एक धड़ा है जो बुलडोज़र बाबा टाइप की चीज़ें लिखता है सोशल मीडिया पे, कई बार खबरों की हेडलाइन पे भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। मैं वो पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं अपनी पत्रकारिता करता हूँ, और मेरी पत्रकारिता में जो जिसका जवाबदेह है उससे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन जब गड़बड़ियाँ होती हैं इस तरह की, और ये गड़बड़ी नहीं मतलब ये जघन्यतम स्थिति है गड़बड़ी की, तो हम फिर अधिकारियों को आगे करते हैं,
हम बोलते हैं अधिकारियों से गलती हुई, क्योंकि लेकिन बुलडोज़र तो जब चल रहा है खरगोन से लेकर लखनऊ से लेकर प्रयागराज से लेकर कहीं भी चल रहा है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी तो आपका अधिकारी ही है, जवाबदेह उसमें भी अधिकारी है और जवाबदेह इसमें भी अधिकारी है, समझ ये कहती है। इस घटनाओं पे, इस तरह की कार्रवाइयों और इस तरह के जो पूरे माहौल को लेकर क्या सोचते हैं शरद जी आप? मेरा मानना यह है कि आपने जो इसको कहा, यह बहुत ही माइल्ड अप्रोच है कि इसको गड़बड़ी सोचना या गलती सोचना ही इटसेल्फ एक अपराध है। यह है बहुत ही सीरियस कॉग्निजेबल अपराध, क्राइम है। इसमें केस चलना चाहिए 304 या 302 में भी चलना चाहिए, क्योंकि ये एक डेलिब्रेट, सबने देखा है, मैंने बहुत इसमें दरियाफ्त करा, एक एक चीज पता करी है। बल्कि जो इन्होंने आपके रिपोर्टर ने जो बताया उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं फर्दर आपके जो इश्यूज में जाऊं, कि ये जो प्लॉट था, इसको इस अशोक दीक्षित ने, जो कि अब तो आरोपी बन गया, वो पहले कंप्लेनेंट था, उसने शिकायत करी थी जिसकी, और उसका क्योंकि प्रभाव था तो डीएम ने फटाक से उसके ऊपर एक्शन ले लिया। उस शख्स को, उसका प्रभाव, इससे उसका सबूत यह है कि उस शख्स ने ये जमीन जिस पे ये काबिज थे सालों से, उसको पट्टा करा लिया अपनी पत्नी के नाम इलीगली। जाहिर है इसमें पैसा खिलाया गया होगा, बगैर पैसा खिलाए ये सब काम नहीं हो सकते, क्योंकि अंडर द रूल्स कोई भी पट्टा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता जिसके पास स्वयं जमीन हो या उसके परिवार वाले। इसके केस में क्यों, इसके पास तो जमीन थी, ये संपन्न है और इसको कर दिया गया लॉट। बहरहाल, नहीं तो ये कृष्ण गोपाल दीक्षित को खाली कराने के लिए इसने जाके कहा कि साहब हमारे नाम पट्टा है और ये कृष्ण गोपाल दीक्षित कब्जा किए हुए हैं। इसकी हकीकत यह है, और अपने प्रभाव से ये विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं अशोक दीक्षित, और अपने प्रभाव से इन्होंने ये ऑर्डर वहां से करा लिया। जो पहला डिमोलिशन हुआ था वो वही हुआ था। उसके बाद इस शख्स ने जाके अपनी वहां तक अपील करी और कहा कि साहब ये गलत है, और उसने फिर से कंस्ट्रक्ट करा लिया। तो अशोक दीक्षित ने कहा कि अब तुम्हें सबक सिखाते हैं। इस बीच में कोई एक्शन नहीं हुआ, इसकी मदद कोई नहीं हुई, गया कंप्लेन करने पुलिस को भी। तो फिर ये जो कृष्ण गोपाल दीक्षित है, ये अपने परिवार को लेकर के और अपनी जो गाय भैंस बकरी जो भी इसके पास जानवर थे वो लेकर के डीएम के बंगले पे पहुंच गया और कहा कि साहब ये देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहां तक तुम चले आए, तो तुम्हारे तो अगेंस्ट एक्शन हो चुका है। तो ये डीएम है, नेहा जैन नाम है, पहला चार्ज है इनका डीएम का, और इनकी एरोगेंस के बारे में बहुत चर्चा है वहां पे कानपुर देहात में जी। कोई भी जाता है तो ये बताती है कि तुम यू आर टॉकिंग टू द डीएम। तो उसको भी इन्होंने यही कहा तुम्हारी हिम्मत। तो उसने कहा साहब इसमें भ्रष्टाचार है, पैसा खाया गया है, पैसा खा करके प्लॉट अलॉट कर दिया गया दूसरे को, जो मेरा पुश्तैनी जगह है मेरी। तो उन्होंने कहा तुमने मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूं। उसी वक्त उन्होंने उसको एसडीएम को बोला कि इसका मकान आज ही गिर जाना चाहिए बुलडोजर से। ये डीएम के आदेश थे और एक्शन हो रहा है चुड़बैयों पे। ये डीएम, ये वो डीएम हैं जिनके तमाम वीडियोस वायरल हुए हैं कि वो डांस कर रही हैं स्टेज पे। उसके मालिनी अवस्थी, एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी, जो अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, अवनीश अवस्थी, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनके तमाम शोज होते रहते हैं। तो वहां पे भी डीएम ने ऑर्गेनाइज किया एक महोत्सव जिसमें उनको बुलाया गया, और खुद डीएम और वहां की सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी आईएएस ऑफिसर है, वो तो खैर पूरी उस अटायर में है जिसमें मालिनी अवस्थी हैं, और पूरा डांस चल रहा है स्टेज पे। ये हालत है, ये उसी दिन हुआ है जब ये हादसा हो चुका था। तो और एक्शन, मेरा मानना यह है कि इनके अगेंस्ट ये जो संवेदनहीनता है ये हाईएस्ट लेवल पे है, और एक्शन लेखपाल और सिपाही पे कर लेने से और कानूनों पे कर लेने से समस्या का हल नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, इसको कौन डीएम को प्रोटेक्ट कर रहा है हमेशा इस तरह की चीजें, और ये सबको मालूम है। ये कोई नई चीज, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं आपको, कोई स्कूप नहीं है ये। एक्चुअली ये सबको वहां घर घर की बात की चर्चा है, कानपुर देहात के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कह करके उनको बचाया जा रहा है। मैं शरद जी यहाँ पे आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये कही जानी चाहिए। डीएम नेहा जैन, उनकी वो जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं या जो कार्रवाइयाँ उन्होंने नहीं की समय रहते, मुझे लगता है डीएम नेहा जैन से उसके लिए सवाल पूछना चाहिए।
उसके भरसक सवाल पूछे जाने चाहिए, उसके लिए भरसक कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए उन पर भी, यदि वो दोषी हैं, यदि वो इसमें कहीं से भी कल्पेबल, कहीं से भी शामिल हैं, उन पर एक एक्शन होना चाहिए, प्रशासनिक एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं अगर इसको इस एनालिटिकल नज़र से देखूं कि नेहा जैन उसी तारीख को, जिस तारीख को वो एसडीएम को कथित तौर पे ये कह रही हैं कि आप आज की तारीख में आप इनका घर गिरा कर आइए, और उसी तारीख में वो माँ और बेटी जल के मर रही हैं, तो मैं इसके लिए सवाल उठाने के लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन वो कैलाश खेर या मालिनी अवस्थी किसी के कार्यक्रम में अगर डांस कर रही हो तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा होना नहीं चाहिए। बतौर पत्रकार मैं इसको तरजीह न दूंगा, बल्कि उनकी कार्यशैली, उनके काम करने के तरीकों, उनके आदेशों और उनके बारे में जो उन पे हो सकने वाले एक्शंस पे ज्यादा बात करना मुनासिब समझूंगा मैं। हाँ, मैं अगर मुझे इजाजत है तो मैं इसमें जवाब देना चाहता हूं। प्लीज सर, प्लीज। क्योंकि मुझे भी बहुत तजुर्बा है जर्नलिज्म करने का, 40-45 साल हो गए, आप बड़े हैं सर। तो मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं किस तरीके से एक सर्टन मोड और कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक डीओपीटी गाइडलाइंस के तहत अपने घर में डांस करें, अपने घर में डांस करें, कोई फिक्र नहीं है। पब्लिक फोरम पे कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो डांस कर रही हैं, जिसका नहीं, इट इज नॉट परमिटेड। इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और इस मामले में मेरी कई सीनियर आईएएस ऑफिसर से भी बात हुई, बोलेंगे बिल्कुल ये जो है अनबिकमिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर है, ये करना नहीं। और ये दर्शाता है संवेदनहीनता कि जिस तो आपको पता है कि आज ही ये इंसिडेंट हुआ है, ये हो गया है, और उसके बाद जश्न मन रहा है कोई। इसलिए इस वजह से जरूरी है, क्योंकि अगर ये इस तरह से छोड़ दिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं होगा करने का, तो आगे भी इस तरह के इंसिडेंट्स हों। और फिर जो आप बात कह रहे हैं कि डीएम जिलाधिकारी को जो एक्शंस के अभी दायरे से बाहर दिख रहे हैं एफआईआर में, इसी बात को शरद जी महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी फ्लैग किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिलाधिकारी और दोषी अधिकारियों का बख्शा नहीं जाएगा। वो नेहा जैन पर वो खासी नाराज हुई नेहा जैन के एक्शंस को लेकर, प्रतिभा शुक्ला, क्योंकि नेहा जैन के खिलाफ सीधे कोई कमेंट करने वाला एक हद तक नहीं दिख रहा था जब तक प्रतिभा शुक्ला सीन में नहीं आई थी। वो साफ साफ कह रही थी कि इन्होंने अगर अपराध किया है, ये दुखद है और इस पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम को उन्होंने काफ़ी कटघरे में खड़ा किया था। मतलब क्या अभी इस घटना को लेकर जो एक्शंस की बात हो रही है, एक एसआईटी गठन हो गया है, 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो गया है, मुआवजे की बात हो गई है, क्या ये, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इन्होंने जो अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट किया है इसको लेके, क्या इसके बाद कुछ चीज़ें ग्राउंड पे चेंज होती हुई दिख रही हैं, या पुरानी कुछ घटनाओं की तरह जिनके बारे में लोग आरोप लगाते हैं कि उनको कंटेन किया जाए, कंटेन किया गया, ये भी कंटेनमेंट में चला जाएगा? क्या लगता है सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आपने ये बात उठाई थी, मूल सवाल, मैं अपने सवाल में एक चीज और जोड़ दूं। मैंने अपने पत्रकारिता के छोटे से करियर में कई सारे ऐसे उदाहरण सुने हैं, अब वो ऐसा नहीं होता, कई सारे ऐसे उदाहरण सुने हैं कि इतनी छोटी छोटी घटनाओं पे सरकारें गिरी हैं, इतनी छोटी छोटी घटनाओं पे कई सारे अधिकारी नप गए हैं, उनकी नौकरशाही हमेशा के लिए खत्म हो गई है सर। बिल्कुल, इसलिए ये सवाल मेरे लिए क्यूरियोसिटी का भी सवाल है सर। नहीं, बिल्कुल, ये जो हुआ है ये दिखाता है कि हमारे ये लोकतंत्र का राज नहीं है। ये तो कबीले अबीले जो हुआ करते थे, जो अभी भी अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में जो होता है कि भाई चला दो बुलडोजर, हो गया, अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मुझे आंख दिखाई, उड़ा दो इसका घर। ये वो रवैया है, ये राजा और प्रजा की बात है कि महारानी अपने आप को अगर कोई डीएम समझ ले या राजा समझ ले कोई डीएम, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ये ब्रिटिश राज नहीं है। और इनको ये जो माइंडसेट है इससे निकलना पड़ेगा। आप अगर ये लोगों ने वहां सुना है इनको बोलते हुए कि तुम्हारी हिम्मत, जानते नहीं हो तुम डीएम से बात कर रहे हो, अभी गिरा दो इसका घर, ये रवैया अगर होगा और उसके बाद उसी शाम को आप जाकर के जश्न मनाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और बार बार दोहराते हैं इस बात को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से, और आपने बताई कि ये भी उन्होंने कहा है कि कोई भी एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ, बेघर लोगों के खिलाफ नहीं होगा कि उनके ऊपर बुलडोजर चला गया जाए। तब इस केस में कैसे चल गया सर?
अब ये तो दिखलाता है ना कि लोकल डीएम अपने आप को इतना आसमान पे समझती है। आप सोचिए, वो लड़की वहीं की पढ़ी हुई है, कानपुर की, थ्रू आउट एजुकेशन, और जो नॉर्मल रूल्स हैं होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, तो कानपुर देहात अलग हो गया है जिला बहुत साल पहले। तो वहां आज तक इनकी जितनी 5 पोस्टिंग्स हुई हैं, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर, ये सारी पोस्टिंग्स हैं। और ट्रेनिंग तो इनकी आगरा में हुई थी। बस वो तो इनको ये इससे जाहिर होता है कि इसके कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं ऊपर, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो प्राइमा फेसाई एविडेंस पे पहली चीज थोड़ी हटाना, सस्पेंशन होना चाहिए मिनिमम, लेकिन कुछ नहीं किया गया। और एसआईटी सब जानते हैं, हम जानते हैं, समान सैकड़ों सालों से देख रहे हैं, ये सैकड़ों ऐसी कमिटीज देखी हैं जो एसआईटीज हो चाहे कमीशंस हो, वो इसलिए बैठा ले जाते हैं कि मामला ठंडा हो जाए, फिर रफा दफा कर दो, उसके बाद सब भूल जाएंगे। मीडिया से टेंशन दूर हो जाएगा, मीडिया आपका कैमरा वहां पे नहीं जाएगा उसके बाद, क्योंकि सब टाइम के साथ नई नई चीजें होती रहती हैं, खत्म किस्सा। तो ये दर्शाता है कि उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। देशरतन जी, अब बात हो रही है कि क्या यहाँ पे जिस तरफ बातचीत जा रही है, मैं उसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके और थोड़ा सपाट तरीके से खोल के रख दे रहा हूँ। बातचीत ये हो रही है कि क्या सरकारी जो अमला है, जो वहाँ पर इस घटना को एग्जीक्यूट करने में, ऑर्डर पे साइन करने पे, कागज पे साइन करने में, और डीजल का जो बिल क्लेम होता है महीने के आखिर में, उसके का बिल पे साइन करता है, वो सरकारी अमला का, उस सरकारी अमले के क्या एक ही हिस्से को इसमें रखा गया है, बाकी हिस्से को बचा के किनारे किया गया है, या अभी भी इसमें एक्शन अभी भी अपेक्षित है? और इसमें एक और सवाल नत्थी है कि ये बुलडोज़र का जो एक्शन है वो उसकी हद क्या है, उसकी हद क्या है? क्योंकि बाबा हरदेव सिंह का जब बुलडोज़र के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब वो बनारस में भी पोस्टेड थे जहां का मैं रहने वाला हूं, और अतिक्रमण हटाने के लिए उनका बुलडोज़र चलवाना और उनका अतिक्रमण हटाने का जो अभियान था गाजियाबाद से लेकर बनारस तक में बहुत फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ। और वो भी ये कहते थे कि बुलडोज़र चलाने के पहले अच्छी खासी वार्निंग देनी चाहिए। और यहाँ पे वार्निंग छोड़िए साहब, 2 लोग जल के मर गए और अधिकारी वहां पे बुलडोज़र चला रहे थे। क्या होगा सर आगे? एक जांच समिति बनी है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और शरद प्रधान जी से मैं इस बात से वाकिफ हूं कि निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जो जिस व्यक्ति पे आरोप है वो व्यक्ति उस पद पे ना रहे, और उसका या तो तबादला कर दिया जाए या सस्पेंशन कर दिया जाए, वरना निष्पक्ष जांच में हमेशा दिक्कत आती है। ये कानूनी एक आदर्श है और ये प्रिंसिपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैब्लिश किया जा चुका है, हाई कोर्ट भी इस बात को मानते हैं। तो निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है। और इसमें देखिए बहुत दुखद घटना है कि मड़ौली में 2 व्यक्तियों की इस तरह से जब जलकर मौत होती है तो वो उसमें हत्या ही नजर आती है, और वो हत्या किसी भी, ये जघन्य अपराध है, इसका दोषी जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और जो भी है, देखिए मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और वो दोषारोपण करें और वो दोषित लोगों को सामने लाएं, उन पर आरोप लगे और उन पर कानूनी फौजदारी कार्रवाई भी हो। हाँ, रही बुलडोजर की बात, देखिए बुलडोजर के पीछे जब चलता है तो कानूनी स्वीकृति और मान्यता होती है, और अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटाए जाते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, लेकिन बिना कानूनी मान्यता या स्वीकृति के नहीं हो सकता। और वार्निंग भी दी जाती है, जैसा आपने खुद बोला, पूरी तरह से वार्निंग दी जाएगी, जहां पर है वो देखा जाएगा। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि वार्निंग दी जाती है, मैंने कहा कि वार्निंग दी जानी चाहिए। मैंने ये वार्निंग हमेशा ही दी जाती है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होते हैं, घर में देखा जाता है कि वहां कोई है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप बुलडोजर बाहर से चला देंगे, अंदर कोई होगा तो उसको नेचुरली, प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से उसको चोट लगेगी, उसको हड्डी भी टूट सकती है, मर भी सकता है। तो वो वार्निंग बहुत जरूरी है, और बिना कानूनी स्वीकृति और मान्यता के आप बुलडोजर भी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि में मुझे जो नजर आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा दिया गया है, शायद किसी को प्लीज करने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए। तो देखिए 2 लोग तो मरे हैं और उनकी सजा किसी ना किसी को तो मिलनी चाहिए, ये तो पक्का है। और क्योंकि हम भारतीय संविधान के तहत रहते हैं, कानून व्यवस्था के तहत रहते हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत रहते हैं, तो बिना जांच के आप किसी को जेल में भी नहीं डाल सकते।
हाँ, इसमें क्या एफआईआर हुई है मुझे ये नहीं मालूम, क्या एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है ये भी देखना है, क्योंकि प्रथम दृष्टि में एफआईआर का मामला भी लगता है ये। तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जांच करता है। और दूसरा, किसी डीएम को, सर मैं बता दे रहा हूं, एफआईआर में एसडीएम FIR हुई है, है। एफआईआर में एसडीएम है, कानूनगो है, लेखपाल है, पुलिस की टीम है, रूरा एसओ है, ये लोग हैं इसमें शामिल। नहीं, एक और है इसमें शुरू में एसओ का नाम और एसडीएम का नाम 8वें नंबर पे है। एफआईआर में पहले से 7 तक हैं उस परिवार के 6, 1 to 6 अशोक दीक्षित और वो फैमिली है। दीक्षित। तो ये शो करता है किस तरीके से एफआईआर लॉन्च करी गई है। वो तो कंप्लेनेंट था, उसको तो सबसे बढ़िया बात ये है, जी बताइए सर। सबसे बढ़िया बात ये कि जब एफआईआर हो जाती है तो मामला, ये जो आप जो सरकारी अपना जांच वगैरह करेंगे वो तो अपनी जगह है, ये अब कोर्ट के दायरे में चला गया, न्यायपालिका के दायरे में चला गया कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर आपको कोर्ट में पहुंचानी होती है। तो वो एक कोर्ट अब इसको देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन लोगों को बेल लेनी पड़ेगी, जो भी लेना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इसमें पुलिस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि निष्पक्ष जांच करे और वो सही तथ्य कोर्ट के सामने रखे। दूसरा, अगर डीएम अपने आप को, देखिए हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, हमारे योगी जी भी अपने आप को सेवक कहते हैं, तो डीएम भी सेवक ही है। और अपने आप को अगर मास्टर समझ लेगा कोई भी डीएम, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई वो अपना कार्य ठीक से कर पाएगा। सेवक समझ के ही करें। और कोई व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेके वहां पर जाता है तो उसे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और एक वहां पे मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसकी सुनवाई हो। गलत सही अलग बात है, आप ऑर्डर पास करिए, उसको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आपने दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस आपके पास नहीं है, चाहे किसी भी पद पे हो। पहले तो मैं पद भी नहीं मानता हूं, मैं इसको दायित्व मानता हूं, जिम्मेदारी मानता हूं जो आपका निर्वहन करना है। और ये धर्म है हमारा। धर्म में रिलीजन के नाम पे नहीं जा रहा हूं, जैसा वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक दायित्व दिया गया है, उसको आपको निर्वाह करना है। अगर आप अपने आप को मास्टर समझने लगे जैसे अंग्रेज समझते थे, तो मैं समझता हूं कि जनता तो शायद शांत नहीं रहेगी। और वहां की मैं समझ रहा हूं कि योगी जी को भी बहुत कष्ट हो रहा होगा, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। और अगर ब्यूरोक्रेट उनके अंदर जो उनके माथत आते हैं, अगर वो कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इसका संज्ञान भी दूसरे तरीके से लेना चाहिए। और कहां कहां इसमें बदलाव आ सकते हैं, कैसे कैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आ सकता है, उसको भी देखें। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको संवेदनशील बनाना चाहिए आपको। तो ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत जरूरी है कि वो संवेदनशील भी हो। मैं यहाँ पे आपकी ही बात को थोड़ा एक्सटेंड करके अलग पुट करना चाहूँगा। सरकारें, देश की सरकार हो या किसी भी पार्टी का नेता हो या किसी भी पार्टी की किसी राज्य में सरकार हो, वो लोग खुद कुछ भी उपमाएं दे सकते हैं। कोई भी उपमा कोई भी व्यक्ति खुद को दे सकता है, चाहे वो खुद को प्रधान सेवक बोले, चाहे वो व्यक्ति खुद को सेवक बोले, या जो कहे, वो उनकी उपमाओं की भाषा है, वो उनमें लगे रहें। लेकिन अगर इस घटना की हम बात करें तो 13 फरवरी को बुलडोजर चलना ही एक घटना नहीं थी। 13 फरवरी के पहले जो प्रीकर्सर इवेंट्स थे वो भी घटनाओं की एक फहरिस्त थी। 14 जनवरी से लगायत कि लेखपाल अशोक चौहान ने 14 जनवरी को एसडीएम से शिकायत की थी, जिसमें कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनके बेटे शिवम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। एसडीएम को लिखे पत्र में कहा था कि कानपुर देहात की जिस गाटा संख्या 1642 और रकबा 6.657 हेक्टेयर ग्राम सभा की संपत्ति है, जिस पर कृष्ण गोपाल दीक्षित ने अवैध कब्जे की नीयत से पिलर और छप्पर बना लिया है, इसकी कार्रवाई में यह कदम उठाया गया। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, मतलब ये चंद घंटों की अनदेखी नहीं थी या चंद घंटों की कार्रवाई नहीं थी, चंद घंटों का मिसकम्युनिकेशन भी नहीं था। अगर इसकी भी गुंजाइश यहां बचती हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, अगर इसकी भी गुंजाइश यहां बचती हो, नहीं थी। लंबे समय से इवेंट्स थे जो दशरथन जी कह रहे हैं कि लंबे समय से फरियादों पे, उनकी आपत्तियों पे, उनके सामने, उनके डीएम आवास के सामने दिए गए धरनों पे अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो साहब कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बीबीसी से बातचीत में नेहा जैन ने कहा कि मेरे आवास पे धरना दिया गया, यह कहना गलत है। कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया था जो एडीएम से कह के हटवाया गया था। अगले दिन जनसुनवाई में इन्हें सुना था। अब इस प्रकरण में एडीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट की जांच बैठ गई है। मेरी पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन यह भी सच है कि धार्मिक स्थल बना के ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। अवैध जमीन पर कब्जों की शिकायत हमें मिली थी, जिसके बाद इन्हें
जिसके बाद इन्हें 1 महीने पहले सूचित किया गया था। ये बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा था। तो मैं शरद जी फिर आपके पास आता हूँ यहाँ पे इसको लेके। चेन ऑफ इवेंट्स हैं इसमें, और कलेक्ट्रेट पे धरना हुआ, कलेक्ट्रेट पे धरना नहीं, घर पे धरना नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें हैं। मैं अभी थोड़ा सा इसमें जाना चाह रहा हूँ सर कि आप भी जान रहे हैं कि जो इमोलेशन की घटना है, रणवीर अगर जुड़ते हैं हमसे क्योंकि वो शिलोंग में है इस समय, वो चुनाव कवर करने गए हैं, वो उनसे बातचीत होगी। तो जो इमोलेशन की घटना है, माँ बेटी जल के खत्म हो गई हैं वहाँ पे, उसको लेके क्या थ्योरीज चल रही हैं, वो घटना कैसे घटी? क्योंकि गाँव वाले कह रहे हैं लोगों से बातचीत में कि सर मान लीजिए उन्होंने जला ही लिया खुद को, मान लीजिए उन्होंने जला लिया, तो क्या वहां पे मौजूद अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? और फिर यहीं पे इमोलेशन को लेके बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं सर, क्या क्या थ्योरीज हैं? नहीं, कई थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि सरकारी लोगों ने ही माचिस लगाई उसमें, वो तो उसका भूसे का बना हुआ, उसकी दीवारें कोई पक्की दीवारें तो थी नहीं, तो भूसे में एक दफे आग लगी तो फिर तो सेकंड्स में जलता है। और उसके बाद देखिए एटीट्यूड जो है सरकारी अधिकारियों का, इससे जाहिर होता है कि वो कैरी आउट करने आए थे मिशन, जो कि डीएम ने उनको डायरेक्ट किया था कि उड़ा दो उसको, गिरा दो आज। तो इसलिए उन्हें तो डीएम को इंप्रेस करना था, और डीएम को पता नहीं किसको इंप्रेस करना था। तो बहरहाल, नहीं तो अगर जो देख रहे हैं आप, सारे लोग खड़े देख रहे हैं कि एक 40-44 साल की महिला और एक 21 साल की उसकी लड़की अंदर बंदे अंदर से चिल्ला रही हैं, तो क्या दायित्व किसी भी ह्यूमन बीइंग का, जो इंसान हो, उसका दायित्व बनता एक नॉर्मल आदमी भी कूद करके तो उनको निकालने की कोशिश करता, कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। और उसके बाद और तो और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। जब आप देख रहे हैं कि जल रहा है, उसके बाद भी बुलडोजर चलाएगा। ये दर्शाता है एरोगेंस ऑफ पावर, कि अब तो तुम्हें ऐसा सबक। अच्छा, और ये देखिए डीएम का बड़ा ये जो बीबीसी वाला स्टेटमेंट है, आपने देखा कैसा ट्विस्ट दिया है उसने, कि धार्मिक स्थल बनाने की प्रयास किया जा रहा था, जो सरासर झूठ है। किसी ने नहीं कहा आज तक, वहां के गांव वाले भी किसी ने नहीं कहा, कोई धार्मिक स्थल की बात नहीं थी, क्योंकि एक्ट ये बना है, नया लॉ है कि कोई धार्मिक स्थल के नाम पे इस तरह का करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इनको अतिक्रमण दिखलाने के लिए इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अतिक्रमण नहीं था, ये उसका ट्विस्ट इसीलिए दिया गया है। ये दर्शाता है एक आईएएस ऑफिसर डीएम की मानसिकता, कि इसके बावजूद भी उसमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि ये करे, उसको कोई ह्यूमन वैल्यूज से, इंसानियत नाम की चीज से मतलब नहीं है। यही दर्शाता है। शरद जी, इसमें जो कास्ट का एक एंगल चल रहा है, वो कास्ट का एंगल, मैं यूपी चुनाव जब कवर करने गया था और यूपी चुनाव के पहले भी मैं जब पूरा यूपी घूम रहा था, तो भी कास्ट का एंगल ये बार बार ये बिकरू वाले विकास दुबे को लेकर भी आता था। कई लोग विकास दुबे को कई जगह फुटकर तरीके से, छिटपुट तरीके से, छुट भये लोग उसको हीरो बनाते हैं कई बार, कि ये आप देखते होंगे कई जगहों पे। तो अभी इस कांड के बाद भी कृष्ण गोपाल के परिवार में जो होता है, कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार में, तो लोग कास्ट का एंगल लेकर आ रहे हैं कि क्या ब्राह्मणों के खिलाफ कोट एंड कोट सरकार है टाइप की चीजें कही लिखी जा रही हैं। नहीं, मुझे लगता है ये तो पॉलिटिशियंस, देखिए ये तो पॉलिटिशियंस की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कास्ट एंगल है, और कास्ट एंगल देना भी जो है अनुचित होगा। ये अलग बात है कि ठाकुरवाद की बहुत बातें हैं, लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता है ये जबरदस्ती का इसमें ठाकुर एंगल और ब्राह्मण एंगल डाला जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये दिखता है, इसमें दिखता है ये हैवानियत, इंसानियत और हैवानियत का फर्क दिखता है, और इसमें कोई कास्ट एंगल मुझे नहीं समझ में आता। वो तो एक खाली वो देने की, हवा देने वाली बात है। और इसमें इसीलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं इसके, और छोटे भाई है नहीं, आपको मालूम है सारे सिपाही इस लेवल के, होमगार्ड, इस तरीके के 40-42 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर, 39 जो हाईएस्ट लेवल है, टोटल 39। और हाँ, तो वो जो है उसमें भी जिस तरीके से करी गई है एफआईआर, इस तरीके के ट्विस्ट दिए गए हैं, ये भी उनके कहने पे दिख रहे हैं। सर आप अभी शरद जी बता रहे थे एफआईआर में ट्विस्ट के बारे में, थोड़ा बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? मेरा ये जो ट्विस्ट, इसमें ये जो ट्विस्ट दे दिया गया है कि साहब वो धार्मिक स्थल बना रहे थे, और वो अतिक्रमण जो है सरकार परमिट नहीं कर सकती इस तरीके का। कितनी दिखा रही है कि कितनी कॉन्सेंशस है, कितनी उनको फिक्र है टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। जो एसटी अफसर हो
कि उसको रूल ऑफ लॉ से तो मतलब ही नहीं है, उसको अपनी हेकड़ी से मतलब है कि एक गरीब आदमी, मामूली सा आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई आकर के मेरे दरवाजे पे खटखटाए और मेरे सामने वो धरना दे दे वहां पे। ठीक है। एफआईआर में ट्विस्ट की बात क्या कर रहे थे सर आप? एफआईआर में ट्विस्ट, एफआईआर में ट्विस्ट ये है कि जो असली जो अक्यूज्ड है, आफ्टर ऑल ऑर्डर्स कहां से आए? खाली ऑर्डर उसका नहीं होता है जिसने लिखित आदेश किया है, वो तो एसडीएम को कहा गया तो वो अपनी गुलामी कर रहा है, वो तो उसने तो आदेश जारी कर दिया, किसके कहने पे किया? ऐसे थोड़ी ना किया एसडीएम को ख्वाब आया कि बस नहीं आज तो गिरा देंगे और हम कुछ कर लेंगे। लेकिन वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हमने नोटिस दिया, वो तो ये सब भी बोल रहे हैं, डीएम ये भी करेंगे हमने नोटिस दिया था। नहीं, तो ये बताएं कि इस तरीके के कितने एनक्रोचमेंट्स हैं, अगर वाकई में एनक्रोचमेंट बता दें, कितने मामलों में इन्होंने नोटिस दिया है और एक्शन लिया है, ये भी तो बताएं। क्योंकि क्या खाली जो आपने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या ये अकेला एनक्रोचमेंट का केस है, ये अकेला अतिक्रमण यही है पूरे जिले में? क्योंकि रणवीर भी कह रहे थे कि उस 500 मीटर के इलाके में केवल एक वही झोपड़ी थी जिसको इंक्रोचमेंट की तरह देखा जा रहा था। ये दिखलाता है वेस्टर्न इंटरेस्ट। इसके ऊपर इनको पहले तो ये फेवर कर रहे थे अशोक दीक्षित को, फिर जब कोई नहीं मिला तो ट्विस्ट इसमें यह भी है कि उसी कंप्लेनेंट को जिसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है उसको एक्यूज बना दिया। यह भी दर्शाता है कि देखिए जब तक बुलडोजर दूसरे पर चलता है बड़ा अच्छा लगता है, तो अशोक दीक्षित भी बड़े खुश थे, अब वो बुलडोजर की बारी उनकी आएगी। तो यही चीज देखिए, जब पहले ये बुलडोजर चल रहे थे, खास तौर से ये माना जा रहा था प्रदेश में, चाहे किसी वजह से चल रहे हो, कि ज्यादातर केसेस में विक्टिम होता था या तो मुसलमान या दलित। लेकिन अब ये पहली बार हो रहा है कि किसी अपर कास्ट, और वो भी ब्राह्मण के वहां हो रहा है, कथित रूप से अपर कास्ट। बिल्कुल कथित रूप से अपर कास्ट। हाँ, मैं रणवीर का रुख करता हूँ जुड़गैम से। रणवीर भाई, थ्योरीज की बात हो रही थी, आप संभवतः नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि आपका कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। थ्योरीज की बात हो रही थी, जो इमोलेशन को लेके थ्योरीज है, जो मैं सवाल उस समय आपसे फ्लोट भी कर रहा था। इमोलेशन को लेके थ्योरीज क्या हैं, जो शरद प्रधान बता रहे थे अभी कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या अधिकारियों, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारियों ने, वहाँ मौजूद अधिकारियों ने वहाँ पे झोपड़ी में आग लगाई जिसके बाद ये स्थितियाँ हुई। और जिस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, केवल बुलडोज़र 13 फरवरी की घटना, बुलडोज़र चलने की घटना और 2 लोगों को जलते हुए मरने देने की घटना नहीं है, उसमें जो अनदेखियां हुई हैं क्या क्या हैं, इमोलेशन की को लेकर थ्योरीज क्या हैं और अनदेखियों को लेकर कहानियां क्या हैं? रणवीर भाई कर दूं कि ये जो परिवार है ये गांव से 1.5 किलोमीटर दूर रहता था। गांव वाले जब आने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक दिया। सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी या कैसा, इतना छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा, मतलब 1 बीघा भी नहीं होगा, एक छोटी सी झुग्गी उस जमीन पर बनी हुई है और उस जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन 1 महीने के अंदर 2 बार आता है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ एक प्रेशर पुलिस के ऊपर था, चाहे वो किसी भी वजह से हो, मैं वजह नहीं जानता, या तो पैसे लिए हो या किसी का फोन आया हो, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का, कुछ भी हुआ। अब सवाल ये कि ये लोग आखिर करते क्यों? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये जो शुरुआत थी ना, ये शुरुआत को ऐसे देखे कि यूपी में एक शब्द होता है भोकाल, तो भोकाल दिखाने वाले कुछ बड़े अपराधी थे और बड़े अपराधियों के नाम पर कुछ छोटे जो उनके चमचे होते हैं वो भोकाल दिखाने की कोशिश करते थे। इस कल्चर को खत्म करने की कोशिश हुई बुलडोजर के जरिए कि हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, अपराधी हैं उनकी भी जो आदतन अपराधी हैं और जो अपराधियों के नाम पर अपराध करने के लिए छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, उन लोगों को भी डराने की कोशिश की। तो नियत को लेकर कई बार सवाल उठ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सही किया गलत किया, हालांकि कोर्ट ने उसको जो है जायज ठहराया था, इसलिए हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। सवाल ये है कि अगर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो अधिकारियों को इस लेवल का अधिकार किसने दे दिया कि वो जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो जाके किसी की का घर गिरा देंगे? भाई घर गिराने का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि वो लोग कब्जा करके रह भी रहे थे, हम मान ले कि वो ग्राम समाज की जमीन थी, तो ग्राम समाज की जमीन पर वो नोटिस दे सकते थे। पिछले महीने वो आए, घर गिरा के चले गए। अब कहा यह गया कि वहां पे शिवलिंग स्थापित किया जा रहा था, तो उन महिलाओं को घर से निकाल सकते थे, उन लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि वो स्थायी निर्माण नहीं था, वो झुग्गी। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि किसी भी ऐसी जमीन पर जो कि ग्राम सभा की हो सकती है, ग्राम समाज की हो सकती है, नजूर की जमीन हो सकती है, वहां अगर कोई कुछ सालों से रह रहा है तो उसकी झुग्गी तब तक नहीं गिराई जाएगी जब तक उसके लिए कोई
व्यवस्था ना कर दी जाए, और अगर वो वहां रह रहा है तो उसको वहीं पर प्रधानमंत्री आवास के तहत एक घर बना करके दिया जाएगा। तो अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे तो आखिर किसकी बात मानेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी अगर कोई राजनीतिक शक्ति है तो मुख्यमंत्री की है, तो मुख्यमंत्री की बात को भी स्थानीय अधिकारी नहीं मान रहे। और इसी वजह से आप देखिए कि एक नहीं बल्कि बार बार इस तरह की कुछ न कुछ अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कि सवाल उठता है। अब अतिक्रमण का कोई विरोध नहीं करेगा क्योंकि कई जगहों पर इसको जायज ठहराया गया है। आप देखते होंगे बाजार में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, पहले छोटी दुकान होगी, फिर उस पर टीन शेड लगाएंगे, फिर उसमें सामान रखना शुरू करेंगे, तो दोनों तरफ से कई कई फीट रोड जो है छोटी हो जाती है, तो उन जगहों पर अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन झुग्गियों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पे 2 लोगों की जान ले ले और उसके बाद इसको अगर कोई जस्टिफाई करे तो उसको तो बिल्कुल भी कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं उस गांव में गया, मैंने लोगों से बात की, लोग ये कह रहे थे कि साहब हमको डर लग रहा है। एक बुजुर्ग शख्स थे, उनकी उम्र मेरे ख्याल 70 साल के आसपास होगी। उन्होंने कहा कि जो शिकायत करता है, जो मृतका का पटेदार भी है, वो हमारा पैर तोड़ देगा, वो हमको पीटेगा और हम पुलिस से पंगा नहीं ले सकते। बहुत देर मैंने कोशिश की कि गांव के लोगों से खुलकर के बात करूं, लेकिन गांव के लोगों में ये डर था कि साहब अगर हम बोलेंगे तो हम पे पुलिस चढ़ बैठेगी, हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, और जिसने शिकायत की थी वो भी बड़ा प्रभावशाली है। यानी कि प्रभावशाली लोगों की बात सुनकर पुलिस प्रभावित हो जाती है, प्रशासन प्रभावित हो जाता है। तो गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम अगर मौके पर होते तो शायद ये घटना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पुलिस ने हमको रोका, हम भीड़ में रहते, हम विरोध कर सकते थे, और इतने सारे लोगों का अगर विरोध होता तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन पुलिस ने रोका। वो परिवार वहां अकेले रहता था, बुलडोजर चला दिए, और जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही आग लगी, झुग्गी गिरी, तो आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि पूरा प्रशासन वहां से भाग खड़ा हुआ क्योंकि गांव के लोग दौड़ते हुए उधर आ गए थे और प्रशासन भाग गया। 1.5 से 2 घंटे बाद प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ वहां आता है और उस पूरी जगह को बिल्कुल एक ऐसा एक सिक्योरिटी का घेरा बना देता है, क्वार्टर बना देते होंगे, जैसा वो करते हैं, क्वार्टर बना देते होंगे। 3 किलोमीटर पहले पुलिस की एक बैरिकेटिंग, उसके बाद एक रेलवे का अंडरपास है, वहां दूसरी बैरिकेटिंग, और गांव के पास तीसरी बैरिकेटिंग। यानी कि कोई गाड़ी लेकर के आए, उसके पहले 3 जगह सिक्योरिटी चेक बना दिया। हालांकि हम लोगों को इतने में तो 2 लोगों को जलने से बचाया जा सकता था रणवीर भाई। लेकिन इतनी सारी पुलिस वहां अगर जाकर के हम लोगों को या बाकी लोगों को रोक सकती है, तो उस पुलिस के लोगों में कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो बुलडोजर को रोक सकते थे। उस ड्राइवर को कह सकते थे कि भाई ड्राइवर अभी रुक जाओ, मत कुछ करना, क्योंकि 2 महिलाएं उसके अंदर हैं। जो 2-3 पुलिसकर्मी जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो गेट के पास में ही खड़े हैं और अचानक ऊपर से जो झुग्गी है उसमें से चिंगारी निकलती है। मैं नहीं जानता, शायद कोई नहीं जानता कि वो आग उन महिलाओं ने लगाई या प्रशासन ने लगाई, लेकिन अगर आग की लपटें वहां थी तो पहली प्रायोरिटी ये थी कि उन महिलाओं को बाहर निकाला जाए, क्योंकि झुग्गी है और उस झुग्गी के अंदर एक जनरेटर रखा हुआ था। जनरेटर में थोड़ा बहुत तेल हमेशा रहता ही है। अब जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वो जनरेटर गिरा और संभवतः वो जनरेटर से जो तेल निकल करके गिरा होगा उसने और जल्दी से आग लगा दी, तो ना निकलने का मौका मिला ना बचने का, और इसी वजह से उन दोनों महिलाओं की डेथ हुई। जो उनके पति थे वो भी वहां दौड़ कर गए, उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो आपने देखा कि उनका चेहरा जल गया। तो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, और जब घटना हो जाती है तो बचाने की जगह पे, एम्बुलेंस बुलाने की जगह पे, उनको हॉस्पिटल ले जाने की जगह वो भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनको डर था कि गांव वाले पिटाई कर देंगे। तो अपनी जान बचाने की उनको चिंता है, लेकिन जो 2 महिलाएं उसमें फंसी हुई हैं उनको बचाने की चिंता नहीं है। एक शख्स उसमें ऐसा नहीं था जो कि जाके ड्राइवर को बोले कि भैया अभी तुम रुक जाओ, अभी हम पहले इनको निकाल लें। अगर मान लीजिए वो कार्रवाई सही भी थी, हम 1 मिनट के लिए मान लें, तो भी सवाल ये कि क्या बुलडोजर ड्राइवर को रोकने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं देख रहा था कि अंदर आग लगी है। जो पुलिसकर्मी वहां थे उनको भी देखना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री की जो पॉलिसी है बुलडोजर की, उसको कुछ हद तक कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया है, और कई हद तक आप देखिए कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की का सिस्टम है, जो सुधार आया है, शायद उसमें एक बड़ी वजह ये हो सकती है। लेकिन किसी को भी कहीं भी किसी भी बिना नोटिस के, बिना बताए आप बुलडोजर चला दें, इसको जस्टिफाई तो शायद नहीं किया जा सकता है, और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम भी मानते हैं, वो गांव के लोग भी मानते हैं, और शायद पूरा उत्तर प्रदेश मानता हो। देशरतन जी, लास्ट कमेंट ऑन दिस प्लीज सर। तथ्यात्मक जो चीजें हैं कुछ प्रथम दृष्टि से वो साबित हो रही हैं, और उससे ये जरूर है कि अगर कुछ लोग अंदर थे और आग लगी, कैसे भी लगी, तो उनको बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता थी, चाहे वो पुलिस वाले हों, जो भी आसपास थे। और वो ना करना अपने दायित्व की जो होता है, जो जिम्मेदारी होता है, उससे भागने के बराबर है, और ये भी एक अपराध है। कोई जल रहा है सामने और अगर आप बुलडोजर लेके वहां पर हैं, और कानूनी कार्रवाई हो सकती, मैं उसकी बात पे नहीं जाता, लेकिन अगर अंदर से कोई बंद है और आपने वार्निंग नहीं दी है, बताया नहीं है,
गाय भैंस थी, हो सकता है भूसा अंदर रखा हो, कुछ भी रखा हो, और उसमें आग लग गई, ज्वलनशील तत्व भी अंदर थे, पदार्थ भी अंदर थे, अगर लग गई। लेकिन पहला कर्तव्य बनता है मानवता के नाते, देखिए दायित्व भी बाद में आता है, मानवता के नाते सबसे पहले हम और अगर आप शरद प्रधान जी भी हो, आप भी हो या रणवीर जी हो, सबसे पहला हम लोग करेंगे दौड़ के उसको बाहर निकालेंगे और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही प्राकृतिक स्वभाव है मनुष्य का, और वो स्वभाव अगर वहां उन लोगों में नहीं देखा गया है तो मामला बहुत गंभीर है। कुछ और भी चीजें हैं जिससे पर्दा उठना चाहिए, और सजा देखिए जरूर मिलनी चाहिए। दो मनुष्यों की मृत्यु हुई है। मानव जो है, हमारी जो जीवों की श्रृंखला है उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो मानव को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, बाकी जीव बाद में आते हैं। अरे सर, हमें उनके वो आपकी बात मानता हूँ, संविधान के तहत चलने वाले देश में 2 लोगों की सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में जलकर मृत्यु हुई है, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है, और उसको सुधारने के प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इन सब के साथ इस बात की भी तस्दीक सरकारों को, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकारों को तो ज़रूर करनी चाहिए इस बात की तस्दीक कि अधिकारी थोड़े सहिष्णु हों, अधिकारी फरियाद सुने, बात सुने, बात कहें। एक संवाद का सिलसिला अधिकारियों और जनता के बीच में बना रहे, उसमें नौकरशाही को ख़राब न समझा जाए, नौकरशाही के साथ रट्टेपिज़म न जोड़ा जाए और ये न कहा जाए कि नौकरशाह जनता की पहुंच से दूर हैं। और जो अपराध हो गया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।